हेलो। तो अपन है ना थर्मो में देख रहे थे, क्या देख रहे थे? थर्मो में अपन विभिन्न प्रक्रमों में कृत कार्य यानी विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य देख रहे थे। कार्य के अपन को देखो दो प्रकार के कार्य हैं, उत्क्रमणीय है ना, और एक है अपना अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कार्य होता है W बराबर P डी वी V1 से V2। अनुत्क्रमणीय कार्य होता है W बराबर P डेल्टा V, और दोनों नेगेटिव होते हैं कार्य, है ना, नेगेटिव में। अब देखो अपन ने पहले अपना पहला प्रक्रम था विभिन्न प्रक्रमों कृत कार्य का समायतनिक प्रक्रम। देखो अपन को पता है कि समायतनिक यानी V इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो ये V क्या है, तो ये डेल्टा V और dV क्या हो जाते हैं, जीरो। dV या डेल्टा V क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वर्क डन क्या होता है समायतनिक प्रक्रम में, जीरो। दूसरा कार्य था अपना समतापीय प्रक्रम। अब देखो समतापीय प्रक्रम का मतलब खुला पात्र, क्या होता है, खुला पात्र, है ना। तो देखो इसमें P इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो P इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो उसमें P कांस्टेंट है तो dP या dV डेल्टा V डेल्टा P क्या होगा, जीरो। तो इसमें जो किया गया कार्य होता है W, वो है ना हमेशा खुल, यानी इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? अब देखो इसमें उत्क्रमणीय कार्य क्यों नहीं होता भाई, उत्क्रमणीय कार्य तो होना चाहिए, P कांस्टेंट ही तो है। करंट यहाँ पर कंडीशन है कि जो प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब खुला पात्र होता है। और अभी तो मना जाके देखो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया सदैव बंद पात्र में होती है। कहाँ होती है, बंद पात्र में। क्यों? मान लो अगर थोड़ी सी भी मतलब चाय बना रहे हैं और वो बंद पात्र में नहीं है, थोड़ी सी भाप बाहर चली गई तो भाई यार भाप बाहर जाते ही वो तो खत्म मामला। खुले पात्र में हो रही है तो अरे यार भाप बाहर चलेगी तो उसमें से जो रिएक्टेंट है वो कम नहीं हो गए क्या, अभिकारक उत्पाद कम नहीं हो गए, कम हो गए तो उत्क्रमणीय कहाँ से हो गई। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में देखो पहली बात तो P कांस्टेंट होता है, तो दाब समान रखना है तो अपन को खुला पात्र लेना होगा, और खुला पात्र लेना है तो उत्क्रमणीय तो होगा ही नहीं। तो खुले पात्र में जब P कांस्टेंट होता है तो W रिवर्सिबल क्या होता है, जीरो। W रिवर्सिबल नहीं होता, ओनली W इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है P डेल्टा V। इसमें P डेल्टा V ये होता है P V2 माइनस V1, ये होता है ना खुले पात्र में। अब खुले पात्र में गैस का उत्सर्जन करते हैं तो अपन P डेल्टा V की जगह ले सकते हैं NGRT। कहाँ से लिया है, PV बराबर NRT से, है ना, NGRT ले सकते हैं। ये क्या है, N मोल है गैस के मोल है, टोटल मोल, है ना, गैस के मोल है। NG का मतलब है गैस के मोल है, और RT ले सकते हैं, है ना, PV बराबर NRT से। अब देखो अपना तीसरा प्रक्रम आता है मेन समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम होता है उसका, देखो अपन ने क्या देखा था कि उसमें T इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो DT या डेल्टा T ये क्या हो जाएंगे, जीरो, है ना। तो देखो PV बराबर क्या होता है, NRT। तो देखो T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P समानुपाती 1/V। तो P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1, उल्टा होगा ना, V2 बटे V1 ये होता है। और अपन ने जब इसका कार्य निकाला था, अपन ने जब देखो अब इसकी देखो ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ की स्लोप कैसी होगी, P समानुपाती 1/V। इस ग्राफ की स्लोप कैसे होगी, देखो PV ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ की स्लोप ऐसी होती है ना, ऐसे होती है। और देखो इसके और अच्छे ग्राफ है ना, सर समझाएंगे कैसे। देखो इसमें क्या है, T कांस्टेंट है इस जगह पे समतापीय प्रक्रम में, तो अगर यहाँ P और T ग्राफ पूछा जाए तो इसमें T कांस्टेंट होना चाहिए और P बढ़ रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगर V और T ग्राफ पूछा जाए तो देखो इसमें फिर T कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारे ग्राफ है ना सर बताएंगे फिजिक्स में अपन को, है ना। अपन को तो ये वाला ये ग्राफ यहाँ काम आएगा, इतना समझ आ गया। जब इसका अपन किया गया कार्य निकालते थे, देखो अब इसका समतापीय प्रकरण में दो तरह के कार्य निकलते हैं। समतापीय प्रकरण में एक तो उत्क्रमणीय कार्य निकलता है, उत्क्रमणीय, और एक अपन अनुत्क्रमणीय निकलता है। देखो उत्क्रमणीय
क्या होगा, वही होगा W बराबर ये पी डी वी, है ना। इससे जब इसको सॉल्व करेंगे अपन V1 से V2 सॉल्व करेंगे तो अपने पास कार्य का एक फॉर्मूला आता है, वो मैंने कल सॉल्व करके तुम्हें दिखाया था। वो आया था -2.303 लॉग, नहीं W बराबर 2 - 2.303 NRT लॉग V2/V1। एक बार तो ये, और एक आता है अपने पास, इसकी जगह अपन P1/P2 लिख सकते हैं उससे, है ना। 2.303 NRT लॉग P1/P2, क्या लॉग P1/P2, क्या लॉग P1/2, है ना। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य होता है उसका ग्राफ कैसे निकाला जाता है, देखो इसका ये होता है, ये है ना। तो जो इसका ग्राफ होगा ना, ये एरिया होता है, ये वाला टोटल एरिया, ये इसका ग्राफ का क्षेत्र है, पीवी वक्र, पीवी का क्षेत्रफल, पीवी वक्र का क्षेत्रफल क्या देगा, कार्य देगा, क्या देगा, कार्य, है ना। और मैंने तुम्हें कल देखो, अब ये तो उत्क्रमणीय हो गया। अनुत्क्रमणीय में कार्य कैसे निकलेंगे, W बराबर P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V, और W बराबर होगा PV2 - B1। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम का, अनुत्क्रमणीय का कार्य तो हमेशा ऐसे ही निकाला जाएगा, है ना। अब देखो मैंने तुम्हें कुछ ग्राफ बताए थे, है ना। अब इसमें जो P होता है, पहली बात तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का जो P होता है ना, P, ये P गैस का नहीं होता है। यहाँ P एक्सटर्नल बराबर नॉट इक्वल टू होता है P गैस के, पर यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में P एक्सटर्नल बराबर होता है P गैस के, तो इसलिए अपन यहाँ P ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को P एक्सटर्नल लिखना होगा। तो W बराबर होगा P एक्सटर्नल V2 - B1, है ना। ये हमेशा याद रखना, P एक्सटर्नल यूज लेना है, यानी बाह्य दाब जो लगाया जा रहा है ना। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा तो उसके लिए क्या बोलेगा, नियत बाह्य दाब के विरुद्ध। ये जो P एक्सटर्नल दिया है इसे बोलेगा वो नियत बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, है ना। अब देखो अपने पास दो प्रक्रम है, एक तो उत्क्रमणीय है ना, एक तो रिवर्सिबल है, और एक है इरिवर्सिबल, है ना। इन दोनों में देखो समझो, इन दोनों में मैंने तुम्हें कल अच्छे से बताया था कि इसमें अगर रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का जो कार्य होता है, रिवर्सिबल का जो कार्य होता है वो ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल का ग्राफ कैसे बनता है, देखो इरिवर्सिबल का ग्राफ कैसे बनता है, जो इरिवर्सिबल होता है ना उसका ग्राफ भी यही होता है, होता तो यही है, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग होता है। अब देखो अपन दो तरह के एग्जाम्पल देखेंगे, पहले देखेंगे आदर्श गैस का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, क्या देखेंगे, एक तो ये देखते थे अपन आदर्श गैस का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, है ना। और एक देखेंगे आदर्श गैस का समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रसार, अनुत्क्रमणीय प्रसार, एक समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, एक समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रसार, ठीक है। समतापीय उत्क्रमणीय, समतापीय अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो देखो समतापीय, अब अपन क्या कर रहे हैं, प्रसार, तो इसमें क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, अपन को पता है V2 इज ग्रेटर देन V1। अब देखो इसमें फॉर्मूले को देखो, W बराबर क्या है, P एक्सटर्नल V2 - V1। अब ये है तो नेगेटिव में है ये पूरा कार्य, ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। नेगेटिव में तो ये V2 - V1 क्या हो जाएगा, ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर W को क्या देंगे, W को क्या देंगे भाई, है ना। अपन प्रसार की बात कर रहे हैं, उसमें कॉफी मत देखना, संपीड़न के उसमें ऊपर संपीड़न कराया है। अपन देखेंगे तो W देगा पॉजिटिव, क्या देगा, पॉजिटिव, क्या देगा भाई, पॉजिटिव। तो जब आदर्श गैस का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार कराया जाता है तो जो W होता है वो
अनुत्क्रमणीय प्रसार है ये भाई। अनुत्क्रमणीय प्रसार में कॉफी की तरह ही समझाऊं क्या यार? चलो कॉफी की तरह ही समझा देता हूँ तुम्हें मैं। यार एक दिक्कत ये भी है भाई, देखो पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम कर लेते हैं अपन। उत्क्रमणीय प्रक्रम में एक तो होता है प्रसार और एक होता है भाई संपीड़न। उत्क्रमण प्रक्रम में अपन अब प्रसार करेंगे तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। अपन ने देखा था कि जो वर्क डन था वो था माइनस लॉग v2 बाई v1 के समानुपाती। अब v2 ज्यादा होगा तो लॉग, इस लॉग की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू ये पॉजिटिव और फिर माइनस लग रहा है आगे, तो पॉजिटिव में और नेगेटिव हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या होगा? नेगेटिव। मतलब कार्य ऋणात्मक होना चाहिए। कार्य ऋणात्मक अर्थात गैस द्वारा कार्य किया जाता है। और ये बात सही भी है, जब गैस प्रसारित होती है तो गैस खुद कार्य करती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो डब्ल्यू नेगेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में। तो मतलब एक तो ये वाली बात याद रखो, v2 ज्यादा होना चाहिए v1 से। मतलब ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि अपन को पता है कि व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन v2 ज्यादा होना चाहिए। तो v2 यहाँ आएगा, v2 और v1 यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा p1, यहाँ आएगा p2। अब देखो जब अपन को पता है कि समतापीय प्रक्रम में pv बराबर क्या होता है? nRT। तो देखो ये कांस्टेंट है तो pv इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो p समानुपाती 1/v। जब p ज्यादा है तो v कम है, p ज्यादा है तो v देखो कितना सा है, इतना सा, है ना। अब p, अब यहाँ v ज्यादा है तो p कम है, p देखो कितना हो गया, कम। तो इसका जो ये ग्राफ का ये क्षेत्रफल देगा, ये समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार का कार्य है। क्या है? ये वाला कार्य है, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार का कार्य है। अब देखो संपीड़न होता है, तो क्या होता है कि v1 ज्यादा होगा v2 से, तो w बराबर देखो क्या होता है? माइनस लॉग समानुपाती है v2 बाई v1। अब देखो ये v1 वैल्यू ज्यादा है तो लॉग की ओवरऑल वैल्यू एक जीरो से कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये जीरो से कम हो जाएगी, पॉइंट में चल जाएगी। तो ये लॉग की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि देखो लॉग एक की वैल्यू जीरो होती है और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर लॉग 1 से नीचे गया तो वैल्यू जीरो से माइनस में आएगी। अब ये माइनस है ना, और इसकी वैल्यू आई जो माइनस, और ये माइनस तो बना देंगे क्या? पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव। और ऐसे भी आ सकता है कि अगर गैस को अपन दबाएंगे तो अपन को खुद को कार्य करना होगा, तो वो क्या होगा? कार्य पॉजिटिव, है ना। तो अब इसका ग्राफ देखो, अब इसका कार्य पॉजिटिव है, इसमें v1 को ज्यादा रखना है, तो देखो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। पर इधर क्या लिख रहा है? p1 को अपन को ज्यादा रखना है, ये v है ये p है ना। तो p1 इधर आएगा, p1 v1, और इधर p2 v2 आएगा। अब देखो p1 v1 इधर है तो ग्राफ इधर गया है ऊपर की तरफ, किधर गया है? ऊपर की तरफ। इधर ग्राफ नीचे की तरफ आया है, ये चिन्ह बताएंगे अपन को कि किधर जा रहा है ग्राफ। समझ में आई बात? है ना। अब इसका क्षेत्रफल देखो क्या बताएगा, इसका क्षेत्रफल ये रहा, ये इसका क्षेत्रफल का कार्य है। और ये कैसा कर रहे हैं? पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब अपन खुद कर रहे हैं इस प्रकार है, ठीक है। अब देखो अपना अनुत्क्रमणीय प्रसार, अब देखो अनुत्क्रमणीय होगा, अनुत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय में दो प्रकार का होता है, एक तो प्रसार होगा, अनुत्क्रमणीय समतापीय। पहली बात तो समतापीय टी कांस्टेंट है इस जगह पे, प्रसार होगा, एक होगा संपीड़न, है ना। ये सब देख चुके थे अपन पहले, पर मैं बता देता हूँ। प्रसार में v2 क्या होगा? ज्यादा v1 से। अब w क्या है? w बराबर क्या है उत्क्रमणीय प्रक्रम में? अनुत्क्रमणीय p एक्सटर्नल v2 माइनस v1 है। अब देखो w बराबर इसमें क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। इसमें क्या होगा कि v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, और w बराबर ये क्या आएगी? माइनस p एक्सटर्नल v2 माइनस v1। तो देखो ये वैल्यू, अगर ये ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव मिलकर क्या निकल लेंगे? पॉजिटिव। तो जब भी चाहे प्रक्रम कैसा भी हो, याद रखो प्रक्रम कैसा भी हो, चाहे उत्क्रमणीय प्रक्रम हो, चाहे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो, अगर आदर्श गैस को संपीड़ित किया जाएगा तो अपन को खुद को काम करना होगा। और प्रक्रम चाहे कैसा भी हो, अगर गैस का प्रसार होगा तो अपन को गैस खुद कार्य करेगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? अब देखो
ये अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा है। अब देखो इसमें देखो ये, अब देखो नेगेटिव होगा तो देखो इसमें V2 ज़्यादा होना चाहिए, तो P2 V2 ज़्यादा है और V1 कम है और ग्राफ किधर जाएगा, अब भी इधर ही जाएगा। लेकिन ये कैसा प्रक्रम है भाई, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो इसमें मेजर डिफरेंस को लिया जाता है। मेजर डिफरेंस तो इसका अब देखो इधर लिया तो इसका मेजर डिफरेंस ये आ गया, V2 माइनस V1 कर दो तो देखो एक अगर सीधी लाइन खींची जाए यहाँ से सीधी लाइन खींची जाए तो ये V2 आ गया अपना और ये V1 आ गया अपना। तो V2 माइनस V1 करने पर यही ग्राफ बन रहा है अपने पास। ये टोटल ग्राफ तो किसका हो जाएगा, रिवर्सिबल का, लेकिन इस रिवर्सिबल का देखो कितना सा बन रहा है ना। अब देखो, अब इस ग्राफ को देखो, अब इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, पर यहाँ देखो B1 ज़्यादा है तो V1 ज़्यादा है तो P1 V1 आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा P2 V2। अब देखो अपन को जब कार्य निकालना है तो देखो अपने कार्य का फॉर्मूला है V2 माइनस V1, यानी डेल्टा V लेना है अपन को कार्य में, क्या लेना है, डेल्टा V। तो अब देखो V2 माइनस V1, तो V2 कहाँ है, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचो, ये वाली लाइन खींचनी है अपन को, P को कांस्टेंट रख के ये वाली लाइन खींच दी अपन ने, ये V2 को, अब ये V2 को क्रॉस कर रही है यहाँ से और V1 को क्रॉस कर रही है यहाँ से, तो ये वाला कार्य आएगा। कल मैं बता नहीं पाया था ना, तो वो अपन को एक लाइन खींच के चेक करनी होती है P को कांस्टेंट रख के, तभी तो वो कार्य को बताएगी। ऐसे लाइन खींचते हैं ना, तो ये देखो V1 और यहाँ क्रॉस कर रही है ये V2 ये V1, ये V2 और V1 का अंतर यहाँ आया है। अब देखो यहाँ करते हैं अपन, यहाँ करते, मान लो यहाँ करते तो देखो V1 ज़्यादा हो गया और V2 कम हो गया, V2 कम रह गया, तो ये तो इसका कार्य आ जाता प्रसार का। अपन को संपीड़न का लेना है तो V2 से क्रॉस करानी है लाइन हमेशा। देखो यहाँ भी अपन ने P1 से नहीं कराई है क्रॉस, V1 से क्रॉस नहीं कराई है, देखो V2 से क्रॉस करानी है अपन को, V2 से यहाँ भी अपन ने V2 से क्रॉस कराई है, समझे। अब देखो ये सब हो गया। देखो अब देखो आदर्श गैस का अनुत्क्रमणीय संपीड़न का कार्य देखो, और आदर्श गैस का उत्क्रमणीय संपीड़न का कार्य देखो, संपीड़न का कार्य इतना सा, इसका ज्यादा, तो मतलब आदर्श गैस का कार्य है तो नेगेटिव पॉजिटिव वो उससे मतलब नहीं है, पर आदर्श गैस का अगर संपीड़न होता है, संपीड़न तो W रिवर्सिबल लेस देन होता है, इसका परिमाण कम होता है W इरिवर्सिबल से, है ना। और प्रसार होता है तो देखो प्रसार में इसका कार्य कितना सा है ना, और इसका कार्य कितना है, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा, तो इसमें W रिवर्सिबल होती है ज्यादा W इरिवर्सिबल से। अब अपन को इतना समझ आ गया, है ना। और रुद्धोष्म प्रक्रम में तो भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होती है, अब अपन रुद्धोष्म प्रक्रम का कार्य देखेंगे अच्छे से। मैंने तुम्हारी 20 मिनट इसलिए ख़राब की है भाई, दोबारा से समझा के, ताकि तुम्हें अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये समता पेपर क्रम से क्वेश्चन आते हैं भाई, नीट में क्वेश्चन आते हैं भाई इससे, इसलिए, है ना। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम के बराबर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उसमें क्यू क्या होती है, 0। अपन ने ये सब देख लिया था। W बराबर अपन को पता है कि क्यू जब 0 होती है W बराबर डेल्टा E, मैंने निकाल के भी बता दिया था तुम्हें। तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा E का क्या फॉर्मूला होता है, NCVM डेल्टा T, के वाला फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा E का होता है। ये कहाँ से आया था, FLOT से, ये देख लेना FLOT में, है ना। अब देखो, अब इसमें भी रुद्धोष्म प्रक्रम के दो कार्य होंगे, एक तो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम, एक अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम। अब अपन उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, तो अपन ने देखो उत्क्रमणीय में देख रहे थे, है ना। उत्क्रमणीय में तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें PV बराबर N और T नहीं होता है, P की पावर गामा होती है, और गामा क्या है, पेसन कांस्टेंट, और गामा गैस, वास्तविक गैसों के लिए गामा की पावर 1 से ज़्यादा होती है, इसकी पावर, पेसन कांस्टेंट की पावर। अब जब T कांस्टेंट है, देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम है ना, तो अब इसमें इसको कांस्टेंट ले तो PV की पावर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो P
समानुपाती 1/v की पावर ये हो जाएगा, है ना। टी कांस्टेंट होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में भी ताप। एक अब यार मिल्टन की बोतल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तभी तो वो रुद्धोष्म कहलाती है, तभी तो वो वो क्या कहलाती है उसे, मिल्टन आइसोथर्मिक कहलाती है, क्या बोलते हैं उसे, है ना। टी कांस्टेंट होता है तभी तो वो टेम्परेचर, चाय चाय हमेशा गर्म रहती है मिल्टन की बोतल में, तभी तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहा गया है कि उसमें ऊष्मा का स्थानांतर नहीं होता और ना ही द्रव्य का, है ना। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ये आया तो इससे क्या होगा, P1/P2 बराबर आ जाएगा V2 गामा की पावर 1 और B1 गामा, है ना। ये भी होता है, याद रखना। अब इसमें है ना एक चीज, अब देखो यहाँ देखो तुम, इसका इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, है ना। और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप ये देखो dp है, ये dv है, ये स्लोप इसकी क्या होगी, dp/dv, ये होती है देखो माइनस और एक गामा और ये py/v। अभी कैसे आई ये मत देखो, पर मैं तुम्हें ना इतना बता दूंगा कि समतापीय प्रक्रम में ये स्लोप ऐसे कैसे आती है, मतलब समतापीय प्रक्रम की जो स्लोप होती है ना वो ऐसे होती है, देखो pv समतापीय प्रक्रम में भी स्लोप आती है, dp/dv वो होती है -py/b, -py/v के। अब माइनस क्यों आ रहा है, माइनस तो ये दिखा रहा है ना कि भाई टेन थीटा बहुत ज्यादा है, थीटा है वो बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ भी देख लो इसमें भी टेन थीटा बहुत ज्यादा है, किससे 90 से ज्यादा है टेन थीटा, थीटा 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव है यहाँ पर, है ना। अब देखो कैसे आती है मैं बताऊँ, उत्कर्षणीय समतापीय प्रक्रम में कैसे आएगी। अब देखो अपन अंतर देख रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं, एक तरफ करेंगे अपन समतापीय प्रक्रम, समतापीय रिवर्सिबल, है ना, और इधर देखेंगे रुद्धोष्म रिवर्सिबल, ठीक है ना। इसमें देखो पीवी बराबर क्या होता था, NRT, यहाँ है पीवी की पावर गामा बराबर NRT, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो पीवी इजिकल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और इधर भी पीवी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट। तो देखो पीवी की पावर, अब इसको कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मान लो, कोई भी के कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट मान लो। अब देखो अब दोनों तरफ मैं अवकलन कर रहा हूँ, डीपीवी। अब ये दो दो का अवकलन है, तो इसमें पहले कैसे होता है, एक बार पी डीवी करो प्लस एक बार वी डीपी करो, और ये डी के का कांस्टेंट, इसका क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसका समाकलन और अवकलन 0 ही होता है ना। तो अब देखो, अब अपन कर देते हैं, देखो पीडीवी और एक वीडीपी। अब यहाँ से अगर अपन ट्राई करें, इधर पी डी वी बराबर हो जाएगा वी डी पी, किस तरफ में, नेगेटिव में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि डी वी को तो इधर ले जा रहा हूँ और वी को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, पी बटे वी बराबर माइनस डी पी वाई डी वी, थोड़ा सा किया है। अब इधर मैं इस माइनस को इधर ले जाऊं, बस डी पी वाई डी वी बराबर माइनस पी वाई बी, तो ये इसकी ढाल आ गई। अब इसमें सॉल्व करते हैं ना, तो ये भाई ये गामा बहुत दिक्कत करता है, कैसे कि ये कर दिया कॉन्स्टेंटली है, तो एक बार अपन अवकलन करेंगे, देखो किसके सापेक्ष, एक बार करेंगे पी डी वी की पावर गामा प्लस एक बार करेंगे अपन वी डी पी की वी गामा डी पी, है ना, डीपी बराबर ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन हो गया, अब देखो यहाँ देखो, अब देखो कैसे करेंगे अपन, इस इसको देखो इधर लेके जाओ, किसको, इसको इधर ले जाओ, इस पहले पी डी वी की पावर गामा प्लस बराबर माइनस वी गामा डी पी, है ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ करने की हो जाए, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, पी बटे वी की पावर गामा बराबर ये डी पी बाई डी वी की पावर गामा, अब ये डी पी बाई डी वी की पावर गामा बराबर माइनस, ये माइनस था ना, ये था ना, वी बाई वी की पावर गामा। अभी क्या आ गया ये, क्या आ गया ये तो गामा तो बाहर आना चाहिए था ना, मुझे खुद नहीं पता। देखो ऐसे नहीं होता है इसका समाकलन, कोई और तरीके से होता है, वो मुझे भी नहीं पता, तो अपन को याद ही रखना है कि डी पी बाई डी वी इसकी तरह, और इसमें माइनस ही आएगा और गामा आ गया जाएगा पी बाई वी। तो देखो इसकी स्लोप का
इसकी स्लोप का परिमाण देखो, इसकी स्लोप का परिमाण देखो, किसकी स्लोप का परिमाण ज्यादा है? इस स्लोप का परिमाण ज्यादा है, लेकिन है तो नेगेटिव में, है तो नेगेटिव में, पर परिमाण किसका ज्यादा है? इसका। रुद्धोष्म प्रक्रम की स्लोप का परिमाण ज्यादा है, क्योंकि इसमें गामा, ये गामा जो ग्रेटर देन 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसकी स्लोप का परिमाण ज्यादा है? तो परिमाण ज्यादा है डीपी बाई डीवी, रुद्धोष्म का परिमाण ज्यादा है डीपी बाई डीवी समतापीय से। जिसका परिमाण ज्यादा होता है, जिसका परिमाण ज्यादा होता है स्लोप का, जिसका परिमाण ज्यादा होता है, यानी वो स्लोप अधिकतम, अधिकतम क्या है? अधिकतम ऋणात्मक होती है। अब देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार ये गया, एक बार ये गया, ठीक है। अब मेरे को परिमाण किसका ज्यादा है? इसका, यानी ये भारी है ना, भारी है। तो अब मैं देखो ये पीवी ग्राफ है, अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, समझो, ये मैंने लाइन खींच दी। ये पीवी ग्राफ की ढाल देती क्या है भाई? देती क्या है? ये ताप है, ये T1 है और ये T2 है। क्या है? T1 T2। अब इसमें से बताना है कि ये समतापीय प्रक्रम का ताप है, कि ये रुद्धोष्म का है, कि ये किसका है। अब देखो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर V1 है, इस पॉइंट पर V2 मान लो, नहीं इस पॉइंट पर V1 मान लो, T1 के साथ V1 और इसके साथ V2, ठीक है ना। अब देखो समझ में आया? P मैंने कांस्टेंट लिया है, ठीक है, P मैंने कांस्टेंट लिया है ना। अब देखो dp बाई dv करेंगे अपन, तो एक बार dp बाई dv, यानी इस अंतर को अगर अब बड़ा ले लूं तो डेल्टा p, यानी p तो कांस्टेंट हो गया। अब dv में देखो, अब देखो, अब देखो इसका V2, ये V2 है और ये V1 है भाई, है ना। V1 ज्यादा है V2 से। अब अंतर क्या होता है? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो अब देखो इसके लिए देखो, इसमें देखो V2 माइनस V1 करते हैं तो V1 ज्यादा होती है, V1 ज्यादा होता है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, अबे यार मैं खुद नहीं समझा पा रहा ये ग्राफ। इसका परिमाण ज्यादा है और ये देखो ढाल क्या देती है? टेन थीटा ढाल होती है, टेन थीटा, यानी dp बाई dv, ठीक है, थीटा। अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, टेन थीटा ज्यादा है एंड थीटा ज्यादा है। टेन थीटा की ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा, है ना, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किसके लिए? रुद्धोष्म के लिए। तो थीटा ज्यादा कब होगा? टेन थीटा अधिकतम कब होता है भाई? टेन थीटा अधिकतम, एक तो टेन थीटा 0 होता है और अधिकतम होता है 90 डिग्री पर, अनंत, इनफाइनाइट। टेन थीटा कैसे? देखो साइन टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब एक में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। तो साइन 90, अब देखो, अब ये अब समझ आ गया मुझे कैसे करना है। अपन के पास आया था कि dp बाई dv का परिमाण किसका ज्यादा था? रुद्धोष्म का ज्यादा था dp बाई dv से, है ना। तो अपन को पता है कि ढाल होती है टेन थीटा बराबर p बाई v, है ना। तो अब जिसकी ये ज्यादा, जिसका ये ज्यादा होगा उसका ये टेन थीटा ज्यादा होगा। और टेन थीटा अधिकतम किधर होता है? 90 डिग्री पर अधिकतम होता है अनंत। टेन थीटा की वैल्यू इनफिनाइट होती है। तो मतलब अगर किसी की ढाल 90 के जितनी करीब है उसकी dp बाई dv अधिकतम है। तो अपने पास दो ग्राफ थे, है ना, एक ग्राफ ऐसे था, एक ग्राफ ऐसे था। अरे यार ग्राफ भी तो नहीं बन रहे हैं जो, बन जा भाई, क्यों दिमाग खराब हो रहा है। एक ग्राफ ऐसे था और एक ग्राफ ऐसे था, ठीक है, दो ग्राफ थे अपने पास। अब देखो इसमें से ये और ये, अब देखो मैंने एक सीधी लाइन खींची, सीधी लाइन खींच दी, तो अब मुझे यहाँ देखो इसका थीटा कितना है भाई? 90 से थीटा है जो 90 से ज्यादा है,
लेकिन इसका भी थीटा 90 से ज़्यादा है। पर तुम देख सकते हो कौन सा थीटा 90 के करीब है। देखो ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा झुका हुआ है, ये तो बिल्कुल सपाट हो गया, सपाट यानी ये तो बहुत ज़्यादा गिर ज़्यादा 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 है, ये 90 के करीब है। देखो ढंग से, ये वाला थीटा 90 के करीब है। 90 ऐसे ही तो होता है, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब देखो 90 होता है ये। अब इसमें से देखो एक ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ यही ग्राफ इस पॉइंट पर जा रहा है, और यही ग्राफ 90 से, देखो यही ग्राफ 90 से ऐसे जा रहा है, देखो इसी पॉइंट से ऐसे। तो कौन सा करीब है 90 के? ये वाला सेकंड नंबर का, देखो ये 90 के करीब है। देखो कौन सा 90 के करीब है, देखो इसमें तो कितना एंगल हो गया, इसमें कितना सा हो गया, तो मतलब ये वाला ग्राफ 90 के करीब है। और जो जितना ग्राफ 90 के करीब होगा उसकी वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और उसका dp/dv भी उतना ज़्यादा होगा, तो वो रुद्रष्म का होगा। समझ में आई बात? इतना समझ आ गया होगा भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकता। इसमें नहीं आ रहा है तो भाई रट लो, नीचे वाला रुद्रष्म ऊपर वाला समतापी है। अब देखो अपने पास क्या था, pv की पावर कांस्टेंट था कि, है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ये जब कांस्टेंट है तो p1 v1 गामा बराबर क्या था कि p2 v2 गामा, कह सकते हैं बराबर, क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं कि जब p और v कांस्टेंट है तो ये p1 v1 भी सब कुछ कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। तो अपन अब W उत्क्रमणीय का है, अभी उत्क्रमणीय में चल रहे हैं, अपने अनुत्क्रमणीय का तो देखा ही नहीं है अभी तक। उत्क्रमणीय में अभी अपन चल रहे हैं, तो कार्य निकालेंगे पी डी वी V1 से V2 निकालेंगे कार्य, ठीक है, माइनस पी डी वी होता है, कार्य निकालेंगे। जब इसे अपन, अब देखो अपन को पता है कि पी वी गामा बराबर क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से अपन p की वैल्यू निकाल सकते हैं, कांस्टेंट बटे v की पावर गामा निकाल सकते हैं। तो इसे अगर अपन यहाँ p की जगह रखें तो रखेंगे w बराबर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे, ये अपन को काम नहीं आता है, v2 और 1/ky v की पावर गामा और dv रख दिया, है ना, रख दिया। अब यहाँ से अपन अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, w बराबर माइनस के, अब v1 से v2, अब देखो ये क्या आ गया, 1/v की पावर r गामा गामा, और ये अब इसका जब समाकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे भैया, तो क्या आएगा, देखो मैं, है ना, तो मैं समाकलन करके दिखाऊं या भाई डायरेक्ट बता दूं? मुझे लगता है कि डायरेक्ट बता देने में फायदा है क्या? डायरेक्ट बता देने में फायदा है क्या भाई? डायरेक्ट बता देने में फायदा है क्या? भाई डायरेक्ट बता देने में फायदा है क्या? बता दो मुझे। यार ये डायरेक्ट ही बताना पड़ेगा क्या? देखो अब देखो समाकलन करते हैं तो इसकी पावर ये उसे ऊपर ले जाएंगे तो इस पे -1 की पावर आएगी, है ना, -1 की पावर, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे यार, ऊपर ले जाएंगे तो अपन देखो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो, यानी 1/v की पावर गामा को लेके ऊपर, तो 1/v की पावर गामा -1, ये पावर लग गई। मैंने तो तुम्हें क्या बताया था कि दो पावर एक साथ आए तो अपन को क्या करना है, ये दो पावर एक साथ आए, देखो अगर कहिए कि b की पावर गामा और v की पावर -1, तो इनको तो जोड़ना है, फिर तो -1 ये हो जाएगी v की पावर, लेकिन जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो गुणा करना होता है, तो v और फिर ये गामा इंटू -1, पावरों को आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस गामा हो गया, तो ऊपर जाने पर v की पावर हो जाएगी माइनस गामा, ठीक है। अब देखो, अब माइनस गामा, अब समाकलन होता है x n+1 बटे n+1, ये होता है समाकलन। तो इसका समाकलन होगा v की पावर n कितनी है, ये गामा माइनस गामा, है ना, +1 बटे माइनस गामा +1, है ना, तो समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगी ये, ठीक है।
आ गया? ठीक है, आ गया भाई, आ गया। तो ये देखो, इसमें से ये अपन क्या करें भाई अब, है ना? तो अब देखो इसका समाकलन हो गया, ये क्या, बी की पावर माइनस गामा प्लस वन बटे माइनस गामा प्लस वन, ये समाकलन हो गया, है ना? अब इस समाकलन में अपन लगाएंगे v1 से v2। ठीक है, क्या लगाएंगे, v1 से v2। तो देखो v पे लगेगा वो तो एक बार लगाएंगे अपन v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन, है ना? और एक बार लगाएंगे अपन v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन बटे माइनस गामा प्लस वन, और एक बार लगाएंगे अपन v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन बटे माइनस गामा प्लस वन। तो ये हुआ इसका समाकलन। यार ये तो बहुत दिलचस्प समाकलन आ गया। अब देखो अपन कर देते हैं यहाँ से, अब इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना? माइनस, है ना भाई, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे खुद को नहीं पता, माइनस गामा प्लस वन आ गया कॉमन। तो ये आ जाएगा v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन, और ये आ जाएगा माइनस में v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन, है ना? ठीक है भाई, इतना तो ले लिया। अब यहाँ से आगे मैं कौन सी गणित लगा के सॉल्व करूँ इसे, कौन सी गणित लगा के सॉल्व करूँ भाई? अबे यार, सच में यार नहीं, अरे नहीं होगा भाई यार मेरे से सॉल्व, इतना व्याख्याता नहीं हूँ मैं इसका भाई। डायरेक्ट आंसर देख लो, इसका डब्लू आता है ना, इसका जो डब्लू आता है रुद्धोष्म प्रक्रम का, वो आता है भाई P2V2 माइनस P1V1 की बटे गामा माइनस वन। ये आता है भाई, कैसे आता है, क्या आता है, नहीं पता मुझे, खुद को बस ये याद रख लो, क्या आता है, ये आता है भाई, है ना? है ना? और इससे अपन कैसे निकालेंगे, अभी देखो अपन को पता है कि इससे अपन ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, कि अपन को पता है पी बराबर क्या होता है, NRT। तो P1V1 बराबर हो जाएगा N1R T1, और P2V2 बराबर हो जाएगा N2R T2। तो W बराबर आ जाएगा यहाँ N2R T2, इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे आ जाएगा N1R T1 बटे गामा माइनस वन। तो यहाँ डबल कॉमन आ जाएगा क्या अपने पास? अब देखो एन, ये एन एन सेम रखो, गैस के मोल तो उतने ही रहेंगे ना, कार्य ही तो है, मोल टेम्परेचर सेंस हो सकता है, लेकिन मोल थोड़े चेंज होते हैं भाई, मोल चेंज नहीं होते। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा एन आर कॉमन आ जाएगा NR, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा और बटे गामा माइनस वन। तो W बराबर आएगा NR, ये T2 माइनस T1 क्या होता है, डेल्टा T बाई गामा माइनस वन बाई, ये है भाई गामा माइनस वन, है ना? और अपन ने सच में बहुत गोच पोच हो गया इसमें देखो देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन को याद रखना है कि PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो P1V1 गामा बराबर P2V2 की पावर गामा बराबर होगा कांस्टेंट, और अपन को इसका जो कार्य होता है वो याद रखना है, वो होता है P2V2 माइनस P1V1 बटे क्या होता है, गामा माइनस वन। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह अपन लग देंगे NRT1T2 माइनस NRT1 बटे गामा माइनस वन। तो W बराबर आ जाएगा NR डेल्टा T बटे गामा माइनस वन। अब देखो अपने पास अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि CVM बराबर होता है, CVM बराबर होता है R बटे गामा माइनस वन। ये मैंने निकाला था भाई, निकाला था, तुम पीछे जाके देख लो, मैंने ये फॉर्मूला निकाला था और तुम्हें कल ही सिखाया था, बहुत बार सिखाया था, प्रेजेंट पेजेंट रेशियो में मैंने तुम्हें यही फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले की जगह अपन देखो, इसकी जगह गामा माइनस वन बराबर रख सकते हैं अपन CVM बाई R। इधर इसको ले जाओ, नहीं R बाई CVM आएगा, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, R बटे CVM क्या आ जाएगा, R बटे CVM, अरे नहीं नहीं नहीं,
अरे आर बटे सी वी एम आएगा, लेकिन अपन इसकी जगह रख सकते हैं ना, ये रहा आर बटे 1 माइनस गामा, तो डब्लू बराबर आ जाएगा अपने पास एन सी वी एम डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है? एन सी वी एम डेल्टा टी होता क्या है? एन सी वी एम डेल्टा टी होता क्या है आखिर? आखिर होता क्या है? एन सी वी एम डेल्टा टी आखिर होता क्या है? एन सी वी एम डेल्टा टी आखिर होता क्या है? एन सी वी एम डेल्टा टी आखिर होता है डब्लू बराबर डेल्टा ई। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये। तो देखो वही आ गया शुरू में निकाला था जो ही। तो मतलब द्वितीय प्रक्रम में क्या क्या कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो वो नोट्सों को देखो ध्यान से। तो अब डब्ल्यू के द्वितीय प्रक्रम में उत्क्रमणीय कार्य के क्या 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 फॉर्मूला है? एक तो आया डब्ल्यू बराबर डेल्टा ई, एक आया डब्ल्यू बराबर एन सी वी एम डेल्टा टी। और अपन डब्ल्यू बराबर एन सी वी एम डेल्टा टी की जगह क्या रख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी बटे इसकी जगह रख देंगे गामा माइनस 1। और अपन इस तरह रख सकते हैं डब्ल्यू बराबर पी टू वी टू माइनस पी वन बी वन बटे गामा माइनस 1। ये 3-4 फॉर्मूले हैं बस डब्ल्यू के। किसके? ऊर्ध्वगामी प्रक्रम में उत्क्रमण के कार्य के, है ना। देखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय का भाई सीधा फंडा है, डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। और क्या होता है? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और ये भी है ना उसी के बराबर होगा, किसके? माइनस एन सी वी एम डेल्टा टी के। और डब्ल्यू बराबर इसको भी अपन डेल्टा ई लिखेंगे। ठीक है, इतना ही है भाई, इतना ही है बस। अब देखो, अब साइक्लिक प्रक्रम में किया गया कार्य, जो साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, साइक्लिक प्रोसेस होती है अपनी साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य होता है वो पीवी वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी डेल्टा वाले फलन होते हैं, डेल्टा कुछ भी लगा लो, ई एच क्यू बराबर 0 होती है। क्यू बराबर 0 नहीं होते, डब्ल्यू बराबर 0 नहीं होता, पर डेल्टा ई बराबर 0 होता है, डेल्टा एच बराबर 0 होता है, डेल्टा फलन सब 0 होते हैं। साइक्लिक प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है, होता है भाई, है ना। और क्या होता है? कार्य भी 0 नहीं होता। देखो इसमें होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऐसी हो सकती है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसी हो सकती है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तीर के निशान बताएंगे कि किधर से किधर जा रहे हैं अपन, है ना। तीर के निशान क्या बताएंगे? किधर से किधर जा रहे हैं। क्लॉकवाइज एक बात याद रखना, अगर क्लॉकवाइज कार्य है तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज कार्य है एंटी क्लॉकवाइज कार्य है तो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कार्य पॉजिटिव है तो निकाय पर काम होगा, और क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव नेगेटिव है तो निकाय द्वारा काम होगा। ठीक है, इतनी। साइक्लिक प्रोसेस में कार्य निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, कुछ भी दे रखा हो उसका क्षेत्रफल निकाल लो भाई। ये तो अपन फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस हैं, है ना, ये क्वेश्चंस हैं भाई, है ना, ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। अब देखो ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो, है ना। ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो भाई कि 1 एटीएम दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप किस पदार्थ ताप, है ना, किस आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में, ये क्या है क्वेश्चन है क्या है भाई ये तब तक प्रसारित होते हैं जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। मतलब इसने क्या बोला है कि 10 एटीएम दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर टेम, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट दे दिया और आदर्श गोल बोल दिया, और 2 लीटर गैस है। यानी पहले आयतन कितना है? 2 लीटर। और फिर बोल रहा है समतापीय रूप से प्रसारित होता है, जब प्रसार हो रहा है। और इसने बोला है कि बाद में क्या हो रहा है? 8-10 लीटर, यानी ये V1 है, ये V2 दे दिया, ठीक है, 10 लीटर न हो जाए। इस 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 प्रसारण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी? देखो भाई साहब, ये पहली बात तो कैसा प्रक्रम है? समतापीय प्रसारण है ना। एवं कितना कार्य किया जाना चाहिए, है ना, कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी और कितना कार्य किया जाना चाहिए। इसमें Q बराबर भी 0 होगा और W बराबर भी 0 होगा। क्यों? क्यों भाई? क्यों होगा? क्योंकि आदर्श गैस का जो प्रसार होता है, आदर्श गैस का जो प्रसार होता है, क्या है? इसमें 0 क्यों आया आंसर? अब इसमें 0 क्यों आया आंसर भाई? ये तो समतापीय प्रसारण है।
इसने बोला है निर्वात। निर्वात का कोई लेना देना होता है क्या? निर्वात में तो कुछ नहीं होता भाई, खाली होता है निर्वात। अरे तो हाँ भाई, सही बोल दिया ना, निर्वात है। जब निर्वात है तो वहाँ कोई कोई और चीज़ के कण होंगे ही नहीं। गैस कितनी भी प्रसारित हो सकती है, गैस कितनी भी प्रसारित हो सकती है भाई। ये बात तो सही है ना। देखो अब अपन इसके बाद अपन है ना, टाइम कितना हो गया? अभी तो 6:30 हुए हैं यार, टाइम बहुत है अपने पास, पर मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, आज दिक्कत आ रही है मेरे को। आज मेरा खुद का मन नहीं है पढ़ाने का, आज तो भाई नहीं है मन मेरा। अभी यार बहुत रह रहा है ये भाई, सच में बहुत रह रहा है, अभी तो बहुत रह रहा है भाई। 2 दिन में वो नहीं होगा रे भाई, 2 दिन में नहीं होगा। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। देखो श्वेत प्रक्रम। अब भाई एक बात बताओ, मैं धूप में गया और गर्म हो गया, श्वेत नहीं हुआ? हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? श्वेत हुआ कि नहीं हुआ? ओस का पड़ना श्वेत है सर्दियों में। तो वह प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य बल की उपस्थिति में अपने आप एक और अपने आप होते हैं, और एक बार प्रारंभ होने के पश्चात अपने आप श्वेत होते हैं, श्वेत प्रक्रम कहलाता है। जैसे जल का वाष्पीकरण होता ही रहता है भाई। उच्च ऊष्मा का निम्न उच्च ताप, उस ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना है भाई। गैसों का मिश्रित होकर पूरे पात्र में समान रूप से फैल जाना है भाई। नमक का जल में घुलना अपने आप घुल जाता है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का जमना जम जाता है भाई। लोहे पे जंग लगना जम जाता है भाई। गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन, ये थोड़ा अच्छा है, ये अपन इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक में सेल में जो रिएक्शंस होती है ना, वो अपने आप होती है श्वेत है। क्यों? क्योंकि उसमें ईएमएफ कार्य करता है ना। वो जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसका वो होता है रोल, है ना। एक दहन, दहन कोयले का जलना अपने आप होता है। एक बार जलना प्रारंभ हो गया तो कोयला अपने आप जलता रहेगा। ये थोड़ी ना है कि ये इतना बड़ा कोयला है, मैंने यहाँ से जलाया तो ये धीरे धीरे चलता चलता पूरा जलेगा ना। ऐसा थोड़ी है यहाँ जला और बस खत्म हो गया, पूरा चलता है ना। उपलब्ध आयतन को भरने हेतु गैस का प्रसार, बिल्कुल गैस को किसी भी आयतन में डाला जा सकता है। अब ऐसे होता है प्रक्रम, ऐसे होते हैं प्रक्रम जो वे प्रक्रम जो किसी बाह्य बल की सहायता से होते हैं। ऐसे होता है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलना। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसे उबाला जा सकता है? जब जल को गर्म किया जाए। अब जल को गर्म करना तो अब -10 डिग्री पर बर्फ का पिघलना। -10 डिग्री मतलब तुम एक बात बताओ कि टेम्परेचर मान लो, अब जैसे कोरिया में बर्फ पड़ रही होगी भाई, ठंडी अच्छी खासी ठंडी होगी। तो कोरिया में अच्छी खासी ठंडी है, बर्फ पड़ रही है वहाँ। तो अब वहाँ मुझे पानी चाहिए तो क्या करूँगा? मैं उस बर्फ को लाऊंगा और उसे गैस पर रखूंगा। अब मैं बाहर बल गैस चालू करके उसे गर्म कर रहा हूँ, तो ये बर्फ का पिघलाना ही तो हुआ विद्युत अपघटनी सेल में। अब देखो गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल का उल्टा होता है। ठीक है, देखो गैल्वेनिक सेल, यूँ मान लो बैटरी, बैटरी का डिस्चार्ज होना। अब देखो अपन फोन फोन चला रहे हैं तो बैटरी अपने आप डिस्चार्ज हो रही है ना। लेकिन अपन बैटरी चार्ज होती है जब अपन चार्जर लगा के चार्ज करते हैं, तो उसमें बैटरी जब चार्ज होती है तब विद्युत अपघटनी से अपघटनी अभिक्रिया होती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी डिस्चार्ज मतलब बैटरी को जूझ लेते हैं, तो गैल्वेनिक अभिक्रिया होती है। तो देखो देखो ठंडे ठंडे से गर्म पिंड, ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊष्मा का प्रसार। अब देखो ठंडा पिंड है और वो गर्म पिंड की ओर ऊष्मा का प्रसार नहीं करता है जब तक अपन उस पर फोर्स ना करें। किसी प्रक्रम की स्वतंत्र प्रवृत्तिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मतलब कोई प्रक्रम है, अगर वो खुद खुद होगा तो देखो ऊर्जा, अगर ऊर्जा कम है तो स्थायित्व ज़्यादा होता है। ये किसके लिए वैलिड है? एटम्स के, अणुओं के लिए। अणु की जितनी ऊर्जा कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होता है। अर्थात केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं श्वेत होनी चाहिए, परंतु कुछ ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जैसे H2O सॉलिड से लिक्विड, यानी देखो H2O क्या है? बर्फ, बर्फ से जल का बनना, ये श्वेत प्रक्रम है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब इसमें देखो सॉलिड है तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का अवशोषण करके, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर कम है। अब कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाएगी बर्फ, कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो ऊष्मा का अवशोषण ही तो करेगी बर्फ। कम टेम्परेचर, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ शायद। हाँ, मैं अब कैसे भूल गया, मैंने वो बताया था ना, अब याद आ गया। साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था उसमें वो लासा तेलिया के नियम पढ़ाए थे, वो बर्फ का पिघलना, सब कुछ बताया था भाई मैंने, सब कुछ।
अतः केवल ऊर्जा के आधार पर किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तितता का मतलब है किसी प्रक्रम का स्वतः होना नहीं बताया जा सकता। यादृच्छिकता क्या होती है कि मतलब मैंने यहाँ एक बूंद पानी की डाली और वो फैल गई तो उसका यादृच्छिकपण है। मैंने यहाँ एक थोड़ी सी गैस निकाली, जैसे मैंने मेरे मुंह से थोड़ी हवा दी, अब ये हवा मैंने दी और पूरे कमरे में फैल गई, तो ये इसका यादृच्छिकपण है। तो गैस सबसे ज़्यादा यादृच्छिकता किसकी होती है? गैस की। पानी की बूंद इतनी फैलेगी लेकिन ये ठोस है, ये इसको पटका, फैला नहीं फैला भाई, नहीं फैला। तो सबसे कम यादृच्छिकता होती है ठोस की। किसकी होती है भाई? ठोस की। इतना समझ आया? अब देखो यादृच्छिकता अपन जाते हैं H2O लिक्विड से ठोस गैस में जा रहे हैं, तो यादृच्छिकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। यादृच्छिकता बढ़ रही है मतलब स्वतः प्रक्रम होगा। क्या होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा यादृच्छिकता होगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व आएगा। देखो एक गैस होती है, गैस बार बार फैल जाती है तो स्थायी होती है। प्रकृति में सबसे ज्यादा N2 गैस पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भाई फैली हुई होती है ना, फैली हुई होती है। परंतु H2O, अब देखो H2O लिक्विड से गैस का जाना, इसमें क्या होती है? यादृच्छिकता बढ़ती है तो स्वतः प्रक्रम होता है। लेकिन H2O लिक्विड से सॉलिड जा रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, मतलब पानी से बर्फ का जमना। अब पानी से बर्फ का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। पर इसमें तो यादृच्छिकता कम हो रही है क्योंकि सॉलिड बन रहा है भाई, सॉलिड बन रहा है तो यादृच्छिकता कम होगी। पर फिर भी यह एक स्वतः प्रक्रम है। क्यों? क्यों? क्यों है भाई? तो इसका कारण है उस बर्फ की खुद की आंतरिक ऊर्जाओं का योग। तो इसके आधार पर ही, मतलब यादृच्छिकता के आधार पर भी अपन स्वतः परिवर्तिता निर्धारित नहीं कर सकते। अर्थात स्वतः परिवर्तिता निर्धारित करने का कोई एक तरीका तो नहीं है। तो स्वतः परिवर्तिता कैसे निर्धारित की जाए? तो स्वतः परिवर्तिता निर्धारण करने का मतलब स्वतः कोई चीज होगी, इसका निर्धारण कैसे करें? पहली बात, उसमें यादृच्छिकता अधिकतम होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए उसकी। यह है उसकी, मतलब जो प्रक्रम हो रहा है, जैसे 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 जल का वाष्पन होना, जल का वाष्पीकरण अपने आप स्वतः प्रक्रम है। तो इसमें देखो यादृच्छिकता बढ़ रही है, जल है जो पहले लिक्विड है और लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस बन रही है तो उसका वाष्पीकरण हो रहा है। अब देखो इसमें एक और चीज हो रही है, देखो गैस की ऊर्जा कम होती है ना। तो देखो स्थायित्व प्राप्त करने की ये सबसे बढ़िया सोल क्राइटेरिया है ये स्थायित्व प्राप्त करने का। समझ में आई बात है? अब अपन पढ़ेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी होती क्या है? ये एक ऊष्मागतिकीय फलन है ना, और फलन मतलब गुणधर्म है ना। तो देखो एंट्रोपी का सीधा मतलब होता है बिखरापन। क्या होता है? बिखरापन मतलब यादृच्छिकता या अव्यवस्था की मात्रा, मतलब कितनी यादृच्छिक हो रही है कोई चीज है। तो देखो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की, फिर होती है लिक्विड की, फिर होती है ठोस की। क्यों? क्योंकि भाई गैस की यादृच्छिकता सबसे ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा व्यवस्था उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को देखो कैसे परिभाषित किया गया है। एंट्रोपी भी क्या है? एक अवस्था फलन है। तो ये क्यू रिवर्सिबल बड़े टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये होती है एंट्रोपी का फॉर्मूला Q/T, है ना। अब देखो डेल्टा एस, ये क्या है? फाइनल यादृच्छिकता। और देखो क्यू को क्या लिखते हैं? जूल, और टेम्परेचर को केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। केल्विन यादृच्छिकता का अपन फॉर्मूला निकालेंगे भाई, अपन को इस सब कुछ सॉल्व करना होगा। तो देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला अपन को समझ आ चुका है। ये क्या होती है? ऊष्मा होती है भाई, ऊष्मा। ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। सही बात है, कार्य की, है ना। तो देखो अब अपन देखेंगे क्या? अपन देखेंगे डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन, यानी फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ये क्या है? एक अवस्था फलन है। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है? अवस्था फलन तथा विस्तीर्ण गुणधर्म है। परंतु मोलर एंट्रोपी एक सघन गुणधर्म है, क्योंकि उसमें मोलर आ गया। क्या आ गया? मोलर। मोलर एंट्रोपी सघन गुणधर्म है, ये याद रखना है।
है ना। मोलर एंट्रोपी क्या है, सघन गुणधर्म है। अब देखो, अब समझो एक बात, क्या बात है भाई, कि अगर एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी ज़्यादा है इनिशियल से, अगर फाइनल एंट्रोपी ज़्यादा है इनिशियल से तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, और ए फाइनल कम है तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। अगर यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर अपन, अब देखो डेल्टा आर क्यों लगाया, क्योंकि आर है कि रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं अपन। अब किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्शन के लिए। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिएक्शन। अब देखो डेल्टा आर, अगर अपन किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें उसकी डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, उसके एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, उसके सभी प्रोडक्टों का योग माइनस उसके सभी, सिग्मा का मतलब योग होता है, उसके सभी प्रोडक्टों का योग बटे उसके सभी रिएक्टेंट का योग। कैसे, देखो ऐसे, मतलब डेल्टा निकाल रहे हैं एंट्रोपी। अब देखो ए प्लस बी से बन रहा है अपन सी प्लस डी, तो अब देखो इसकी डेल्टा आर एस यानी रिएक्शन की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, इसके इन दोनों प्रोडक्टों का योग, प्रोडक्टों की एंट्रोपी का योग, मतलब एंट्रोपी ऑफ सी प्लस एंट्रोपी ऑफ डी, इन दोनों का योग माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, मतलब इसे कहेंगे एंट्रोपी ऑफ ए प्लस एंट्रोपी ऑफ बी का योग, इसे कहेंगे सिग्मा, सिग्मा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये समझ आ चुका। अब देखो, अब अपन देखो एस टोटल क्या होती है, अगर अपन बात करें जाए तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं अपन, तो एस टोटल होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों दोनों यानी निकाय और परिवेश मिलके ही तो ब्रह्मांड बनाते हैं, अपन शुरू में पढ़ा है। तो एस टोटल कितनी होगी, एस डेल्टा एस यूनिवर्स। अब देखो, मान लो मैंने एक कोई रिएक्शन की, कुछ भी किया, मैं थोड़ा सा भी हिला तो एंट्रोपी बढ़ी, क्योंकि अव्यवस्था बढ़ी। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये अव्यवस्था का मतलब हिलना डुलना या तरीके से। मान लो मैंने 1 लीटर पानी फैला दिया तो एंट्रोपी बढ़ी, तो मतलब जितने प्रक्रम हो रहे हैं उनसे ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होती भाई, हमेशा बढ़ती है एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ती है भाई हमेशा, है ना। एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, कई चीज़ों में हो सकती है, जैसे कोई चीज़ जम जाए तो उसके अणु अणु उनकी यादृच्छिकता क्या हो गई, कम, तो बर्फ का जमना एंट्रोपी को बढ़ा देता, घटा देता है ना, घटा देता है। जैसे पहले पानी था, पहले भाप थी, भाप से पानी आ गया तो भाप से पानी आना, एंट्रोपी कम हो गई। अब पानी से बर्फ चले गए तो और एंट्रोपी कम हो गई। लेकिन अगर अपन कहें तो देखो ब्रह्मांड में हर चीज हिल रही है, डुल रही है, अपन तो अपन पृथ्वी वाले एंट्रोपी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी अव्यवस्था है। और जितने अपन खुदाई कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे एंट्रोपी बढ़ रही है। क्या हो रही है, एंट्रोपी। अब अपन एंट्रोपी को ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। देखो मैंने तुम्हें खूब सिखाया है समाकलन कैसे किया जाता है, तो अपन अब मैं तुम्हें एंट्रोपी ज्ञात करना सिखाऊं। देखो आदर्श गैस के लिए डेल्टा एस की गणना करेंगे अपन अब, ठीक है। तो आदर्श गैस के लिए क्या होगी, अवस्था ए, ए की अवस्था है और बी की अवस्था है, ठीक है, ठीक है। तो ए की क्या क्या अवस्था है, एक तो इसका दाब P1 था, इसका आयतन V1 था और इसका ताप T1 था, ठीक है। और अवस्था बी के लिए इसका दाब P2 हो गया बाद में, रिएक्शन के बाद में, और फिर इसका आयतन V2 हो गया और ताप T2 हो गया। अब अपन को एंट्रोपी का फॉर्मूला पता है कि dQ/T होता है, क्या होता है, dQ/T। अब इसकी अवस्थाएं देखो कहाँ से जा रही है, ए से बी तक जा रही है, क्या जा रही है, बी की तक। अब FLOT के अनुसार यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अपन को पता है कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर यहाँ से अपन डेल्टा क्यू का फॉर्मूला निकालें तो आ जाएगा डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। अब आपको पता है कि डेल्टा ई का फॉर्मूला एक होता है NCV/dt, ये NCVM है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अभी हमने कई बार देखा था, और छोटा अंतर लिया है अब की बार अपन ने, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ डीक्यू है। तो अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस PdV, किया गया कार्य माइनस PdV होता है ना। तो इस इन दोनों को अपन यहाँ पुट करें तो डी के बराबर NCV/dt, NCVM है लेकिन है ना, इसको NCVM फिजिक्स के हिसाब से तो ये CVE है भाई, CV लिखते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख रहे हैं तो अपन। तो अब देखो ये नेगेटिव में था और डब्ल्यू बराबर माइनस PdV होता है, PdV तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P प्लस PdV आ गया। तो आदर्श गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV बराबर क्या होगा, nRT होता है। अब P बराबर
चलो है ना। तो देखो सबसे पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट। तो देखो अपन सॉल्व करना कर रहे हैं, तो अब एंट्रोपी निकाल रहे हैं अपन। देखो पहले ए था, ए से बन गया पी, तो इसका P1 था, P2 था, और P1 था, V1 था और T1 था। इसका P2 हो गया, V2 हो गया और T2 हो गया। ठीक है, P2 V2 T2। अब देखो, अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी एंट्रोपी। अब एंट्रोपी में अपन क्या निकाल रहे हैं, अल्प परिवर्तन निकाल रहे हैं, मान लो है ना। एंट्रोपी में परिवर्तन निकाल रहे हैं डेल्टा एस। तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी तक, ए से बी तक गए अपन एंट्रोपी में परिवर्तन। अब अपन को एफएलओटी के अनुसार पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अब इसे अल्प परिवर्तन में लिखें तो डेल्टा ई बराबर डी क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अपन को बताया कि यहाँ से डेल्टा ई का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन सी वी एम डी टी, है ना। और ये क्यू की जगह डी क्यू और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू का फॉर्मूला पी डी वी, अल्प परिवर्तन में लिख रहे हैं माइनस पी डी वी, है ना। तो यहाँ से अपन डी क्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, एन सी वी एम डी टी माइनस की जगह प्लस पी डी वी। इसको मैं इधर ले गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, पी डी वी कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को पता है कि ये पी वी बराबर क्या होता है, ये एक समीकरण देखो याद रखना, पी वी बराबर एन आर टी होता है। यहाँ से पी बराबर एन आर टी अपॉन वी निकाल सकते हैं अपन। तो इसकी जगह यहाँ रख देते हैं अपन डी क्यू इजिकल टू एन सी वी एम डी टी प्लस एन आर टी वाई वी डी वी। ठीक है, अब देखो कॉमन कॉमन चीजों को एक बार अपन क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं। देखो एक बार समाकलन कर दो, इधर इधर और इधर, तीनों का कर दिया अपन ने समाकलन। इसका एक 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 बार ही करते हैं ना। तो देखो डी क्यू का तो हो जाएगा क्यू, अब इसका समाकलन करते हैं तो इसमें देखो समाकलन डी टी का होगा और एक ये डी वी बाई वी का होगा। एक क्या होगा, डी टी का होगा, एक डी वी बाई वी का होगा। तो देखो इधर समाकलन होगा एन सी वी एम डी टी और कितना होगा, T1 से T2 पद अपन ने लिए थे, T1 से T2, B1 से V2, P1 से P2 लिए थे पद, है ना। और एक एक समाकलन होगा एन आर टी वाई वी डी वी और ये होगा V1 से V2, है ना। अब Q, अब देखो एन सी वी एम ये तो कॉमन है और डी टी, अब इसमें कुछ भी नहीं है, डी टी कुछ भी नहीं है, तो इसका समाकलन हो जाता है अरे यार एक चीज तो भूल गए अपन, अब समाकलन कर रहे हैं, मान लो समाकलन, अरे तो यार ऐसे कैसे समाकलन कर दिया अपन ने, गलती कर दी यार। अपन ने यहाँ क्यों कर दिया भाई समाकलन, इसकी जगह अपन देखो इसमें पुट करेंगे तो डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा एन सी वी एम डी टी प्लस पी, पी की जगह तो एन आर टी, है ना, एन आर टी वाई वी डी वी। अब इस डी क्यू को अपन को इस फॉर्मूले में पुट करना है ना भाई, समाकलन तो यहाँ करना है। डेल्टा एस निकाल रहे हैं यार, क्या निकाल रहे हैं भाई, ए की अवस्थाएं बटे बी की अवस्थाएं और किसको किसके रखना है, क्यू की जगह पे तो एन सी वी एम डी टी प्लस एन आर टी वाई वी डी टी बटे में टी, है ना। अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार इसमें इसके बटे में डी ले आता हूँ, एक बार इसके बटे में डी ले आता हूँ। कैसे, देखो देखो ऐसे समझो, 2/2 + 3 बटे क्या है, 2 + 3 बटे 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 2/2 कर लेता हूँ, एक बार 3/2 कर लेता हूँ। समझो कोई दिक्कत है क्या भैया, है क्या कोई दिक्कत है, नहीं है यार, होनी नहीं चाहिए। अभी इस देखो इन दोनों में कॉमन लो 2, तो 2/3 ये आ गया भाई, वही को नहीं गया क्या, आ गया। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसमें भी एक बार, डेल्टा एस इज इक्वल टू, इसको ए और बी कर लो, एन सी वी एम डी टी बाई टी प्लस एन आर टी डी डी वी, ये डी वी है भाई, डी वी बाई टी वी। अब इससे टी से टी गया बिल्कुल। अब
मैं समाकलन कर रहा हूँ ए से बी, तो देखो समाकलन होगा डेल्टा एस बराबर एन सी वी एम डी टी बाई टी, और इसकी होगी T1 से T2, और इसका होगा, इसमें देखो T2 हट गया तो ये हो गया V1 से V2, इसका समाकलन होगा एन आर डी वी बाई वी। क्यों? क्योंकि एक ही पद इसकी, इसमें एक ही लिमिट लगेगी T1 से T2 और इसकी लगेगी V1 से V2, है ना। अब अपन यहाँ डेल्टा एस, अब इसमें देखो एन सी वी एम तो बाहर आ जाएगा, और अपन को पता है कि 1/t का समाकलन क्या होगा, 1/x का समाकलन होता है log x, तो ये हो जाएगा log t, और इसमें लिमिट लग जाएगी T1 से T2। ऐसे ही इसका देखो ये प्लस में आएगा, है ना, प्लस में आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा एन आर बाहर आ जाएगा और log v हो जाएगा, और इसकी हो जाएगी V2 से V1 से V2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, V1 से V2, है ना। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा एस इजिकल टू एन सी वी एम, ये log एक बार T2 और फिर माइनस एक बार log T1, ऐसे ही एन आर एक बार log V2 माइनस एक बार log V1। तो अपन को पता है a माइनस बी होता है log A1 माइनस A2 होता है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ना, एन सी वी एम log T2 बटे T1 प्लस एन आर log V2 बटे B1। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भाई? लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यही तो है अपने डेल्टा एस का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी log T2 बाई T1 प्लस एन आर log V2 बाई V1। ये ढंग से ये अपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो ये क्या है, अब ये डेल्टा एस की गणना कर लिया अपन एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब रिएक्शन, अब अपने पास प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? प्रक्रम अपने पास 5 प्रकार के थे, समतापीय, संदाबीय, समायतनिक, रुद्धोष्म और चक्रीय। और हर एक का कैसा होता है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। क्या होता है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। लेकिन अब अपन ने आदर्श गैस के जो सराउंडिंग की गणना की है उत्क्रमणीय प्रक्रम में की है। किसमें की है? उत्क्रमणीय प्रक्रम में। तो अब अपन देखो 5 प्रक्रम के लिए निकालेंगे। तो पहला है उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम। देखो समतापीय प्रक्रम होगा, समझो, तो उसमें क्या होगा? टी कांस्टेंट होगा, तो T1 T2 क्या हो जाएंगे? T1 T2 क्या हो जाएंगे? T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2, T1 बराबर T2 हो जाएगा, टी कांस्टेंट है तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। तो ये T1 से T1 कट जाएगा, और ये log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो समतापीय प्रक्रम में डेल्टा एस का फॉर्मूला आता है एन आर log B2 बाई B1 समतापीय प्रक्रम में। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाती है। ऐसे ही समायतनिक प्रक्रम होगा तो उसमें V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो V1 बराबर V2 हो जाएगा, और B1 बराबर B2 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा log 0, और log 0 की वैल्यू होती है, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो समायतनिक प्रक्रम में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आएगा? एन सी वी एन log T2 बाई T1। समतापीय और समायतनिक हो गया, खत्म खेल इनका, खत्म। ये यार ये एक बात याद रखना, ये हमेशा अपन है ना, ये ln होता है, ln में होता है भाई। ये मतलब 1/x का, मतलब 1/x का जो समाकलन होता है ना, ये होता है ln x, और इसे log में चेंज करते हैं ना, तो 2.303 log x होगा। तो ये ln में है ना, ये ln में है यार। थोड़ा मैं ये भूल जाता हूँ, सॉरी इसके लिए, है ना। थोड़ा सा याद रखना, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, ये तुम्हें भी ये गलती नहीं करनी है भाई, ln लगाना है, ठीक है। ln x होता है इसका समाकलन, log x नहीं होता है, थोड़ा ये ध्यान रखना भाई, है ना। मुझसे ही गलती हो जाती है हर बार, तो है ना। इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा अपन को? log में ले रहे हैं तो 2.303, हाँ भी 2.303 हमेशा याद रखना, ये 2.303 लगाना है ना, log में लेते हैं तो, ठीक है। अब देखो समतापीय प्रक्रम, अब देखो समायतनिक प्रक्रम का तो देख लिया अपन ने, लेकिन समतापीय प्रक्रम का और देख लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या आया था डेल्टा एस का? डेल्टा एस का फॉर्मूला आया था एन सी वी एम, और ये ln था, ln T2 बाई T1, है ना, प्लस एन आर ln
V2/V1। अब इसे जब लॉग में चेंज करते हैं ना तो ये फॉर्मूला आता है डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन सी वी एम लॉग T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग V2/V1। अब देखो समायतनिक प्रक्रम में ये जीरो हो जाएगा, समतापीय प्रक्रम में ये जीरो हो जाएगा, लेकिन समतापीय प्रक्रम वो आयतनिक प्रक्रम और समतापीय समतापीय होगा, उसमें ये जीरो होगा। सम आयतनिक प्रक्रम में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगी ना वैल्यू, है ना। अब देखते हैं अपन समतापीय प्रक्रम के बारे में। यार समतापीय दाबीय, मैं बेंच पागल हो जाऊंगा ऐसे। समतापीय प्रक्रम में कैसे दिखते हैं? तो देखो इसमें क्या होता है, पी कांस्टेंट होता है ना। जब पी कांस्टेंट होता है तो अपन देखो पी वी बराबर एन आर टी लगाओ। तो जब पी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो वी समानुपाती टी नहीं हो गया क्या? भी समानुपाती टी नहीं हो गया क्या? हो गया भाई, है ना। देखो ये पी वी बराबर एन आर टी तो लगाना ही है अपन को पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब देखो वी समानुपाती टी हो गया, मतलब B1/V2 बराबर अपन लिख सकते हैं T1/T2, यानी T1/T2 और B1/V2 लिख सकते हैं भाई। ये कर सकते हैं अपन कारनामा। तो यहाँ देखो इनमें से किसी एक को B1/V2 और B1/V2 कर देंगे अपन। देखो करके देख लेते हैं। अब अपन ln में काम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 2.303 बार बार नहीं लिखा जाता। तो n CVM ln T2/T1। अब मैं क्या करूँ बताओ, इसे T2 में चेंज करूँ कि V2 में चेंज करूँ? तो मैं T2 में चेंज कर लेता हूँ टेम्परेचर में। तो इसको अगले को मैं चेंज कर लेता हूँ n और ln। अब V2/V1 की जगह लिख देता हूँ मैं T2/T1। ये P1/V2 है तो उल्टा करेंगे तो T2/T1 नहीं हो जाएगा क्या? तो इधर T2/T1 T2 आ गया अपने डेल्टा एस इजिकल टू। देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ln ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो n ln T2/T1 कॉमन आ गया और ये हो गया CVM प्लस आर। क्या हो गया भाई? CVM प्लस आर। देखो CVM प्लस आर, अपन ने एक फॉर्मूला बताया था कि CP माइनस CV बराबर आर। ये CPM लॉ लगा लगो केमिस्ट्री में। तो CP बराबर हो जाएगा आर प्लस CV, यही तो है CV प्लस आर। तो इसको अपन लिख देंगे डेल्टा एस इजिकल टू ln T2/T1 और ये हो जाएगा CPM। क्या हुई अपनी CPM, है ना। तो डेल्टा एस इजिकल टू फॉर्मूला आ गया NCP, है ना, और ln T2/T1। और डेल्टा एस का फॉर्मूला आ जाएगा n नहीं 2.303 NCPM और log T2/T1। ये अपना किसके हैं? समदाबीय प्रक्रम में डेल्टा एस का फॉर्मूला है समदाबीय प्रक्रम में। और अपन ने ये भी क्या है देखो ये क्या है, CPM क्या है? मोलर ऊष्माधारिता एट कांस्टेंट P। नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता है ये, है ना। और ये होती क्या है? ये बराबर होती है n, ये देखो ये होती है डेल्टा एच इजिकल टू होता है NCPM डेल्टा टी होता है। तो CPM बराबर ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इजिकल टू एन डेल्टा टी, ये वाला और फॉर्मूला होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, Q बराबर क्या होती है? जीरो। रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर जीरो होती है जब ऊष्मा का ही आदान प्रदान नहीं हुआ है, ऊष्मा का ही आदान प्रदान नहीं हुआ है। Q बराबर जीरो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करी जा रही है। तो डेल्टा एस सिस्टम बराबर एस सराउंडिंग, एस सराउंडिंग की होगी और एस टोटल क्या होगी? जीरो। सीधी सी बात है। अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा एस टोटल इजिकल टू नॉट जीरो होती है। अनुत्क्रमणीय, याद रखने की बातें हैं बस ये, है ना। अब देखो और अपना अगला चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा एस बराबर क्या होती है? जीरो। अब देखेंगे अपन अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। कितना टाइम हो गया? 7 बज गए यार। देखो अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन, तो अब ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अपने पास एंट्रोपी थोड़ी सी रही है बस, फिर एंट्रोपी अपनी खत्म हो जाएगी। फिर एंट्रोपी के क्वेश्चंस हैं, फिर उष्मा गति का सेकंड लॉ आ जाएगा अपने पास।
है ना। फिर इसमें गति का सेकंड लॉ पढ़ेंगे अपन, उसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पढ़ेंगे अपन, है ना। और उसके बाद अपने पास आ जाएगी गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा समवस्थान फलन, मतलब कल ये अपने ये हो जाएगी क्या, कल मैं ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तो मैं करा दूंगा कंप्लीट। और फिर अपने पास ओनली बचेगी क्या, ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन अपन धीरे धीरे करेंगे, 1-2 लेक्चर में करा दूंगा ऊष्मा रसायन कंप्लीट, एक में ही करा दूंगा यार, तुम कहो तो।